अगला जो कवि है वो है रामचरित उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय के बाद में हो गया रामचरित उपाध्याय। महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय और रामचरित उपाध्याय। रामचरित उपाध्याय का जन्म हुआ है 1872 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1938 ईस्वी में। इनकी जो प्रथम कविता है वो पवन दूत मानी जाती है, यानी रामचरित उपाध्याय की प्रथम कविता कौन सी है? पवन दूत। यह गांधीवादी दर्शन को लेकर अपने काव्य में चले थे और इन्होंने अधिकतर प्रबंध काव्यों की रचना की थी, यानी गांधीवादी दर्शन को लेकर अपने काव्य में चले और इन्होंने प्रबंध काव्यों की रचना की थी। और इनके प्रबंध काव्य है राष्ट्रीय भारती, देव सभा, देवदूत, देव द्रौपदी, रामचरित चिंतामणि, इंद्र सभा और सूक्ति मुक्तावली। इन प्रबंध काव्यों की जो संवेदना है वो गांधी दर्शन पर आधारित है। और इनका जो पहला काव्य संग्रह है वो है रामचरित चिंतामणि। इसमें कुल 15 सर्ग है और राम के जन्म से लेकर वर्तमान तक की घटनाओं को आधुनिकता से जोड़ा है। तो रामचरित उपाध्याय का जो प्रबंध काव्य है ये रामचरित चिंतामणि, ये 15 सर्ग में है और इसमें राम के जन्म से लेकर जो वर्तमान तक की जो घटना है उसको आधुनिकता से जोड़कर एक काव्य की रचना की गई है। रामचरित उपाध्याय का जो दूसरा काव्य संग्रह है, जो प्रबंध काव्य है, वो है सूक्ति मुक्तावली। यह नीतिपरक और उपदेशात्मक काव्य है। रामचरित उपाध्याय द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं, जिनकी पहचान प्रबंध काव्य के रूप में होती है, यानी रामचरित उपाध्याय ने प्रबंध काव्य लिखे थे। इसी के साथ जो रामचरित उपाध्याय है उसी के साथ महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो अनुशासन की जो काव्यधारा है वो समाप्त हो जाती है। इसमें कौन कौन से कवि थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय और रामचरित उपाध्याय। अब देख लेते हैं हम महावीर प्रसाद द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषताएं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी युग की जो काव्य की जो विशेषताएं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। द्विवेदी युगीन काव्य राष्ट्रीय, देशभक्ति, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, मानवीय, नीति, उपदेश, भक्ति, राष्ट्र और मानव चिंता लिए हुए था। इस काल में विषय की व्यापकता साहित्य में देखने को मिली, यानी जो विषय की जो व्यापकता है वो साहित्य में देखने को मिली। और कविता का उद्देश्य पहली बार निर्धारित किया गया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि कविता का उद्देश्य निर्धारित होना चाहिए। और महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका में 19वीं ईस्वी से ही कविता के चिंतन के विषय पर लिखने लग गए थे, परंतु जब इन्होंने 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादक भार संभाला तो इन्होंने कविता के विषय की व्यापकता पर जोर दिया, जिसका प्रमुख स्वर राष्ट्रीय चेतना थी। यानी 1903 ईस्वी से सरस्वती पत्रिका का संपादक का भार संभालते ही उन्होंने विषय की व्यापकता पर जोर दिया, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय चेतना थी। पहली विशेषता है महावीर प्रसाद द्विवेदी युगीन काव्यधारा की, वो है राष्ट्रीय भावना एवं देशभक्ति काव्य। यह नव जागरण और राष्ट्रीय भावना का युग था। सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक चेतना इस युग की प्रधानता रही है, जिसका प्रभाव हिंदी कविता पर भी देखा गया है। यानी सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक चेतना इस युग की प्रधानता रही, जिसका प्रभाव किस पर देखा गया? हिंदी कविता पर भी देखा गया है। मैथिली शरण गुप्त स्वदेश संगीत लिखकर राष्ट्रीय भावना को चमक दे रहे थे। और मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है कि धरती हिलकर नींद भगा दे,
वज्रनाद से व्योम जगा दे, देव और कुछ लाग लगा दे। यानी मैथिली शरण गुप्त ने ऐतिहासिक, राष्ट्रीय, सामाजिक और राजनीतिक चेतना जगाने के लिए इन्होंने लिखा है कि धरती हिलकर नींद भगा दे, वज्रयान से व्योम जगा दे, देव और कुछ लाग लगा दे। चलिए आगे चलते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी युगीन काव्य की दूसरी विशेषता है देश की स्थिति एवं दशा। द्विवेदी युग में पहली बार देश की स्थिति और लोगों की दशा पर कविता लिखी जाने लगी। देश की स्थिति पर कटाक्ष करते हुए राय देवी प्रसाद पूर्ण ने लिखा है, भरतखंड का हाल जरा देखो कैसा, आलस का जंजाल जरा देखो कैसा। यानी देश की स्थिति को लेकर राय देवी प्रसाद पूर्ण ने यह लिखा है। इस युग में पहली बार भारत की स्थिति अर्थात दुर्दशा का वर्णन साहित्य में किया और पहली बार कविता में हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी जैसी पंक्तियां लिखकर भारत की भूत, वर्तमान और भविष्य की चिंता की गई। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी युगीन काव्य में देश की स्थिति और दशा की बात की गई। अगली जो विशेषता है वो है मानवीयता। द्विवेदी युगीन काव्य मानवीय काव्य है जिसमें उपेक्षित पात्रों की ओर पहली बार ध्यान दिया गया, उपेक्षित पात्रों की ओर। इस युग के साहित्य में जाति व्यवस्था पर भी चिंता व्यक्त की गई। यानी उपेक्षित पात्रों पर पहली बार ध्यान दिया गया और जाति व्यवस्था पर भी चिंता व्यक्त की गई। द्विवेदी युग में भारत अनेक जातीय और धर्मों में बंटा हुआ था, जिसका उल्लेख इस काल की कविता में मिलता है। आप आँख खोल करके देखिए, जितनी जातियां हैं सिर धरी। यानी द्विवेदी युग में भारत अनेक जाति और धर्मों में बंटा हुआ था। द्विवेदी युगीन काव्य में जाति व्यवस्था की निंदा की गई। और चौथी जो विशेषता है वो है धार्मिक काव्य। द्विवेदी युग में अनेक धर्मों से संबंधित काव्य लिखा गया था। इस युग में धार्मिक चिंतन विषय के रूप में सामने आया और इस समय विभिन्न संप्रदायों को साहित्य में एकाकार करके देखा गया है। यानी भिन्न भिन्न संप्रदायों को साहित्य में एक करके देखा गया है। जैसे हो गया निर्गुण सगुण साकार जब अखिलेश ने लिया अवतार। तो इस पंक्ति में सगुण और निर्गुण को एक समान देखा गया है। इस काल में विभिन्न संप्रदायों से संबंधित काव्य में जगह दी गई और सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण से देखा गया। जैसे राम रहीम बुद्ध सुलभ ईसा का रहा एक समान ध्यान। यानी सभी धर्मों को एक समान दृष्टिकोण से देखा गया और विभिन्न संप्रदायों को भी एक करके देखा गया। अगली जो विशेषता है वो है नीति एवं उपदेशात्मक काव्य। द्विवेदी युग में नीति और उपदेश से संबंधित काव्य लिखा गया। बुरी संगति पर अनेक कविताएं लिखी गई। यह युग उपदेशात्मक युग रहा है। रामचरित उपाध्याय ने लिखा भी है, अति खल की संगति में रहने से जग में महान नहीं रहता, लोहे के संगत में पड़ने से घन की मार अनल सहता है। यानी अति खल की संगति में रहने से जग में महान नहीं रहता और लोहे के संगत में पड़ने से घन की मार अनल सहता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी युग की जो अगली विशेषता है वह है नारी स्थिति। द्विवेदी युग में नारी स्थिति से संबंधित कविताएं लिखी गई। मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा काव्य में उस समय की नारी स्थितियों का सशक्त चित्रण किया है और लिखा है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये मैथिली शरण गुप्त ने अपना जो काव्य संग्रह है यशोधरा, उसमें नारी की स्थिति के बारे में लिखा है। और जो अगली जो विशेषता है महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के काव्य की वो है प्रकृति वर्णन। द्विवेदी युग में प्रकृति का उद्दीपन और आलम्बन रूप नहीं मिलता। प्रकृति अपने स्वच्छंद रूप
और प्रेरणा के रूप में मिलती है। यथा दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिका पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। यानी प्रकृति अपने स्वच्छंद रूप और प्रेरणा के रूप में मिलती है और प्रकृति का उद्दीपन और आलम्बन रूप महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के काव्य में नहीं मिलता है। अंतिम विशेषता है शिल्प सौंदर्य। द्विवेदी युग में प्रबंध, मुक्तक, नीतिपरक, फुटकल रचनाएं, विभिन्न छंद, अलंकार और खड़ी बोली का काव्य में प्रयोग किया गया है। साथ में ब्रज भाषा को भी महत्व दिया गया है। तो ये विशेषताएं थी महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के काव्य की। और अब हम बात करेंगे द्विवेदी युग की जो दूसरी काव्य धारा है, स्वच्छंदतावादी काव्य धारा।